सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल एमजे क्लासेस को और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आप हमारे लेटेस्ट वीडियो को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं रोहित। आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एमजे क्लासेस पे। आज मैं आप लोगों के लिए एक नया वीडियो लेकर आया हूं, जिसमें हम लोग अ गर्ल विथ बास्केट का सेकंड पार्ट देखेंगे। पहले वीडियो में हम लोगों ने अ गर्ल विथ अ बास्केट का पहला पार्ट देखा था। इसमें जो बचा हुआ स्टैंजा है उसका हम लोग इसमें अध्ययन करेंगे। इससे पहले हम लोग जानते हैं कि पहले पहले जो पार्ट है, पहला जो इसका भाग है, उस भाग में हम लोगों ने क्या पढ़ा था। जो यह चैप्टर है अ गर्ल विथ ए बास्केट, इसमें विलियम सी डगलस ने किस जर्नी के बारे में वर्णन किया है, पहले इसको हम लोग एक बार रिवीजन कर लेते हैं। विलियम सी डगलस बताते हैं कि जब वह रानीखेत के लिए दिल्ली से चले, तो वो रास्ते में जितने भी स्टेशन पड़ते थे वह सभी स्टेशन पर रुकते थे और अपने रेलवे डिब्बे के कंपार्टमेंट में से उतरते थे और लगभग वो 3 लोगों से बातें करते थे, ताकि उन्हें एक अंग्रेजी में बोलने वाला व्यक्ति मिल जाए और फिर उससे वह संसार के कुछ बातों पर उससे चर्चा करते थे। तो वह जैसे जैसे आगे बढ़ते रहे, वह अपने जर्नी के बारे में बताते रहे। आगे लेखक एक ऐसे एरिया से होकर गुजरे जो भारत का सबसे धनी कृषि क्षेत्र था। वहाँ पर हजारों एकड़ के ज़मीन में चावल की खेती हुई थी। आगे वह बताते हैं कि एक ऐसे स्थान से वह गुजरे जहाँ पर बड़े बड़े घास के जंगल थे और उन जंगलों में बड़े जानवर रहते थे, जैसे टाइगर, एलिफेंट, पाइथन, कोबरा आदि जानवर रहते थे। फिर वह एक ऐसे स्टेशन पर रुकते हैं जहाँ पर उन्हें कुछ बच्चे घेर लेते हैं। वह बच्चे कुछ अपने सामग्री बेच रहे थे और वह विलियम सी डगलस से आग्रह करते हैं कि वह उनका वस्तु खरीदे। आगे विलियम सी डगलस बताते हैं कि वह जो बच्चे थे रिफ्यूजी बच्चे जो पाकिस्तान से भगाए गए थे भारत के विभाजन के समय। वह बच्चे उनसे याचना कर रहे थे कि वह उनकी टोकरी को ले ले, जिससे उनका जो जीवन जीने के याचिका है, उनका जीवन निर्वाहन करने के लिए जो भी उन्हें ज़रूरत है वह पूरा कर सके। तो आइए आगे के स्टेंजा को हम लोग शुरू करते हैं। दीज वर रिफ्यूजी चिल्ड्रेन, यहाँ पर लेखक कह रहे हैं यह शरणार्थी बच्चे थे। व्हेन पार्टीशन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान वाज डिक्रीड, यानी बोल रहे हैं जब भारत, व्हेन पार्टीशन यानी बंटवारा, बंटवारा बिटवीन यानी मध्य, इंडिया एंड पाकिस्तान भारत और पाकिस्तान के बीच, यानी जब भारत और पाकिस्तान के बीच बंटवारा डिक्रीड यानी घोषित हुआ। 100,000 of people pulled up their roots, 100,000 यानी लाखों लोग, पुल्ड अप देयर रूट्स अपने जड़ों से उखड़ गए, एंड चेंज देयर रेजिडेंस और अपने निवास स्थान को बदल दिया। अपने जड़ों से उखड़ना मतलब अपने जो खानदानी उनका घर रहा होगा वहाँ से वह निकल गए और वह नए स्थान पर जाने के लिए विवश हो गए। आगे बोलते हैं 9 मिलियन पीपल लेफ्ट पाकिस्तान, 9 मिलियन लोगों ने पाकिस्तान को छोड़ दिया, एंड केम टू इंडिया और भारत आए, ड्राइवन बाई फियर ऑफ रिलीजियस फैंटिज्म, यानी जो भगाए गए थे धार्मिक कट्टरता के भय से। दे वर पुअर पीपल टू स्टार्ट विथ, दे वर पुअर एज दे बिगेन देयर लॉन्ग ट्रैक, फॉर ऑल दे कुड कैरी वॉज अ बिट ऑफ फूड एंड अ फ्यू बिलोगिंग्स। आगे बोल रहे हैं देवर पुअर पीपल टू स्टार्ट, मतलब वह गरीब पीपल थे जब शुरू की, यानी जब उन्होंने पाकिस्तान से भारत के लिए अपनी यात्रा को शुरू किया तो वह गरीब लोग थे। देवर पुअर, वह और गरीब हो गए, एज दे बिगेन देयर लॉन्ग ट्रैक, यानी जब वह इस लंबे ट्रैक यानी इस लंबे सड़क पर, इस लंबे मार्ग पर चलने लगे। कहने का मतलब कि जब कोई व्यक्ति गरीब है तो उसे रास्ते में चलने के लिए और उन्हें अपने रास्ते में भोजन की व्यवस्था करने के लिए पैसों की ज़रूरत होगी, सामान चाहिए, तो वो उनके पास पहले से ही नहीं थे, तो अब इसकी व्यवस्था और भी नहीं कर पा रहे थे। आगे फॉर ऑल दे कुड कैरी, मतलब क्योंकि जो वह अपने साथ लिए हुए थे, वाज अ बिट ऑफ फूड, वह थोड़ा सा खाना था, एंड अ फ्यू बिलोगिंग्स और कुछ वस्तुएं थीं। सून दे वर आउट ऑफ फूड, जल्द ही वह आउट ऑफ फूड हो गया, यानी उनका भोजन खत्म हो गया, जल्दी उनका भोजन खत्म हो गया। अ फ्यू डेज आफ्टर दे स्टार्टेड, मतलब अ फ्यू डेज आफ्टर यानी कुछ दिनों बाद, दे स्टार्टेड यानी उनके प्रारंभ करने के कुछ दिनों बाद, दे बिगेन टू फॉल यानी वह गिरना प्रारंभ हो गए, द वे साइड यानी सड़क के किनारे, फ्रॉम द वीकनेस ऑफ हंगर यानी भूख के कमजोरी से, एंड डाइड और मर गए, वेयर दे फॉल फेल
जहाँ पर वह गिरे। यहाँ पे लेखक बोल रहे हैं कि जब उन्होंने स्टार्ट किया उसके कुछ दिनों बाद ही वह सड़क के किनारे भूख की कमजोरी से गिरने लगे और वह वहीं पे मर गए जहाँ पर गिरे। अगला स्टेंजा, द चिल्ड्रेन सेलिंग बास्केट्स वर सन्स एंड डॉटर्स ऑफ दीज रिफ्यूजीज। यानी यह जो बच्चे थे सेलिंग बास्केट्स, बास्केट बेच रहे थे यानी टोकरियां बेच रहे थे, वर सन्स एंड डॉटर्स यानी लड़के और लड़कियां थी, ऑफ दिस रिफ्यूजीज यानी इन शरणार्थियों के। यानी यह जो बच्चे जो बास्केट बेच रहे थे इन शरणार्थियों के लड़के और लड़कियां थी। दे और देयर पेरेंट्स और रिलेटिव हैव गैदर्ड इन द सिटीज setting up stalls, manufacturing simple articles, trying to make a living in markets already crowded। मतलब बोल रहे हैं दे और देयर पेरेंट्स, बच्चों के लिए बोल रहा है वे और उनके अभिभावक और रिलेटिव्स यानी उनके संबंधी, हैड गैदर्ड इन द सिटीज शहर में इकट्ठा हुए, सेटिंग अप स्टॉल्स यानी छोटे दुकान को लगाया, मैन्युफैक्चरिंग सिंपल आर्टिकल्स यानी उत्पादित किए बनाया, सिंपल आर्टिकल्स यानी साधारण वस्तुएं, ट्राइंग टू मेक अ लिविंग इन मार्केट्स और उन्होंने प्रयास किया एक जीविका जीने की मार्केट यानी बाजार में, ऑलरेडी क्राउडेड जो पहले से ही भरा हुआ था। यानी वह जो जिस बाजार में अपने मैन्युफैक्चरिंग यानी अपने वस्तुओं को बेच रहे थे उस बाजार में पहले से ही उन सभी चीज़ों का पहले से वहाँ पर बिक्री होती थी, इसीलिए बोल रहा है कि वह मार्केट पहले से क्राउडेड था यानी भरा हुआ था और वहाँ पर वह जीवन अपना जीने का प्रयास कर रहे थे। आगे बोलते हैं, दे लिव्ड इन क्लोथ एंड ग्रास सेट्स दैट लाइंड द स्ट्रीट्स। यानी वह रहते थे, दे लिव्ड यानी वह रहते थे, इन क्लोथ एंड ग्रास सेट्स यानी कपड़ों और घास से बने छाया में, मतलब जो कपड़े और घास के छप्पर बने होते उनकी छाया में ये बच्चे रहते थे। दैट लाइंड द स्ट्रीट जो सड़कों के किनारे लगे हुए थे। द पीजेंट्स अमंग दिस रिफ्यूजीज यानी इन शरणार्थियों के बीच जो किसान थे, हैड बीन अकस्टम्ड मतलब आदती हो चुके थे, टू लिटिल ऑल देयर लिव्स यानी अपने सभी जीविका को थोड़े में ही जीने के लिए, फॉर मतलब क्योंकि द एनुअल इनकम ऑफ एन एग्रीकल्चरल फैमिली यानी एक कृषक परिवार का वार्षिक आय, डज नॉट एक्सीड यानी इस अधिक नहीं होता था, ऑन ए एवरेज यानी एक औसतन $100 अ ईयर यानी एक साल में लगभग $100। द एवरेज अनस्किल्ड लेबरर मेक 30 सेंट्स अ डे और लेस देन $2 अ वीक। मतलब बोला है द एवरेज यानी एक औसत, अनस्किल्ड लेबरर यानी कार्य करने वाले मजदूरों की, सिर्फ मजदूर, उन्हें किसी चीज़ से मतलब नहीं होता है कि वह टोकरी बनाकर बेचते हैं या कुछ बनाकर बेचने से उनसे मतलब नहीं होता है, उन्हें सिर्फ श्रम करने से मतलब होता है। वह कमाते थे, बोल रहा है आगे, मेक्स 30 सेंट्स और डे यानी एक दिन में, वह लगभग 30 सेंट एक दिन में कमाते थे। लेस देन $2 अ वीक यानी $2 से एक हफ्ते में भी कम, यानी एक हफ्ते में लगभग वो $2 भी नहीं कमाते थे। देयर इज 1 मील अ डे, एक दिन में सिर्फ एक ही मील मिलता था यानी एक ही बार भोजन उन्हें मिलता था। एन ओनियन जिसमें बता रहा है कि एक प्याज, ए पीस ऑफ ब्रेड यानी एक रोटी का टुकड़ा, ए बाउल ऑफ पल्स विथ मिल्क मतलब बोल रहे हैं एक कटोरी दाल और एक कटोरी दूध। परहैप्स अ बीट ऑफ गोट चीज़, परहैप्स यानी शायद, अ बीट यानी एक टुकड़ा, ऑफ गोट चीज़, गोट चीज़ का मतलब होता है कि बकरी के दूध का बना हुआ पनीर, यानी बकरी के दूध के बने हुए पनीर का एक टुकड़ा और वो भी शायद। आगे नो टी, नो कॉफ़ी, नो फैट, नो स्वीट, नो मीट यानी चाय नहीं, कॉफ़ी नहीं, घी नहीं, स्वीट्स यानी मिठाइयाँ नहीं, नो मीट यानी कोई भी उन्हें मांस नहीं। $100 अ ईयर इज़ नॉट $2 अ वीक यानी $100 एक साल में, इज़ नॉट $2 अ वीक यानी एक हफ्ते में $2 भी नहीं होते हैं। येट इवन दैट स्मॉल अमाउंट इज़ हार्ड टू अर्न बाई सेलिंग बास्केट टू पीपल टू पुअर टू बाई देम यानी येट इवन दैट स्मॉल अमाउंट यानी यह छोटी राशि भी, इज़ हार्ड टू अर्न कमाना कठिन है, बाई सेलिंग बास्केट टोकरियाँ बेचकर यानी यह स्मॉल यानी यह छोटी राशि भी कमाना कठिन है टोकरियाँ बेच के, टू पीपल यानी लोगों को, टू पुअर टू बाई देम यानी इसे खरीदने के लिए जो पहले से ही गरीब है। लेखक का कहने का मतलब है कि
उन लोगों को टोकरियाँ बेचकर पैसे कमाना बहुत कठिन था जो पहले से ही गरीब थे। दैट नो डाउट इज द रीजन दीज लिटिल चिल्ड्रन डिसेंडेड ऑन मी लाइक ए लोक्टस। इसमें कोई संदेह नहीं, नो डाउट इज द रीजन यानी इस कारण का कोई संदेह नहीं कि दीज लिटिल चिल्ड्रेन डिसेंडेड ऑन मी यानी यह छोटे बच्चे मेरे ऊपर उतरे हैं, लाइक ए लुक्टस यानी एक टिड्डे के समान। आई एन अमेरिकन, लेखक बोलते हैं मैं एक अमेरिकन था, वॉज डाउटलेस द मोस्ट प्रमोसिंग मार्केट दे हैड सीन यानी मैं एक अच्छा बाजार हूँ जो उन्होंने देखा है। लेखक का कहने का यह मतलब है कि वह एक अमेरिकन थे और उन्हें हाथ से बना हुआ सामान अच्छा लगता, इसलिए वह बच्चे उन्हें वह सामान बेचने के लिए आए हुए थे। आई बॉट वन टीनी बास्केट फॉर फ्यू अनाज, मैंने एक छोटा टोकरी कुछ अना में खरीदा। अनदर फ्रूट बास्केट फॉर ए बिट मोर, और एक दूसरा फल रखने का टोकरी फॉर ए बिट मोर यानी थोड़े और में। अ ब्यूटीफुल वेस्ट पेपर बास्केट फॉर ए रुपी, लेखक बोल रहे हैं कि एक सुंदर वेस्ट पेपर यानी खराब रद्दी कागज रखने वाला टोकरी खरीदा 1 रुपये में। अ लवली सेविंग बास्केट फॉर ए रुपी, और सिलाई के सामान को रखने वाला एक सुंदर टोकरी खरीदा 1 रुपये में। ए फ्यू फैंस फॉर एन आना और 2 ए पीस, और कुछ पंखे खरीदे 1 आना और 2 पीस में यानी 2 पैसे में। से माई आर्म्स वर फिल्ड एंड आई हैड नॉट स्पेंड 50 सेंट्स, मेरे हाथ भर गए एंड आई हैड नॉट स्पेंड 50 सेंट्स, मैंने 50 सेंट्स भी नहीं खर्च किए। द चिल्ड्रन पास्ड यानी बच्चे चले गए, शाउटिंग देयर वेयर्स अपने सामान को चिल्लाकर बेचते हुए। आई वॉज प्रिजनर कंप्लीटली सराउंडेड अनेबल टू मूव, लेखक आगे बोल रहे हैं आई वॉज प्रिजनर यानी मैं कैदी था, कंप्लीटली सराउंडेड यानी पूरी तरह से घिरा हुआ, अनेबल टू मूव और हिलने में भी असमर्थ था। द मोस्ट डिलाइजेंट अग्रेसिव वेंडर वॉज ब्यूटीफुल गर्ल ऑफ 9 राइट इन फ्रंट ऑफ मी, लेखक बोल रहे हैं यहाँ पे द मोस्ट डिलाइजेंट यानी अत्यधिक परिश्रमी, अग्रेसिव यानी उत्तेजित, वेंडर यानी विक्रेता, लेखक यहाँ बोले अत्यधिक परिश्रमी उत्तेजित विक्रेता। वॉज ब्यूटीफुल गर्ल ऑफ 9 यानी 9 साल की एक सुंदर लड़की थी, राइट इन फ्रंट ऑफ मी जो मेरे ठीक सामने खड़ी थी। सी हैड अ लवली बास्केट विथ हैंडल, उसके पास एक प्यारा सा टोकरी हैंडल के साथ लगा हुआ था। एंड सी वांटेड अ रुपी, और वह उसका 1 रुपये चाहती थी। एंड हाफ, और आधा यानी वह उसका 1.5 रुपये चाहती थी। और अबाउट 30 सेंट्स, और लगभग वह 30 सेंट होते हैं। सी वाज एन अर्नेस्ट प्लीडर, यानी वह एक अर्नेस्ट प्लीडर यानी वह बहुत ही एक विनम्र विनती कर रही थी। देयर वर टीयर्स इन हर आइज, उसके आंखों में आंसू थे। सी प्लीडेड एंड बेग्ड इन टोन्स दैट वुड रिंग एनी हार्ट, यानी वह विनती कर रही थी। सी प्लीडेड यानी वह विनती कर रही थी, एंड बेग्ड और याचना कर रही थी, इन टोन्स यानी ऐसे स्वर में, दैट वुड रिंग एनी हार्ट जो किसी भी हृदय को बदल सकता था। यानी वह जो 9 साल की छोटी लड़की लेखक के सामने खड़ी थी तो वह ऐसे टोन में, ऐसे स्वर में उनसे याचना कर रही थी जो किसी भी हृदय के मन को बदल सकता था। माई आर्म्स वर फुल, मेरे हाथ भर चुके थे। आई हैड नो रूम, मेरे पास कोई भी कमरा नहीं था। लेट अलॉन्ग एनी नीड, और इससे अत्यधिक कोई आवश्यकता भी नहीं थी। फॉर अनदर बास्केट, किसी दूसरे टोकरी का। बैलेंसिंग माई बास्केट एंड फैंस ऑफ माई लेफ्ट आर्म, लेखक यहाँ पर आगे कहते हैं कि मैं लेफ्ट आर्म यानी अपने बाएं हाथ के बास्केट्स एंड फैंस यानी टोकरियों और पंखों का संतुलन बनाते हुए, आई रीच्ड इनटू माय राइट कोट पॉकेट, मैं अपने दाएं हाथ के जेब के पास पहुंचा। एंड गॉट अ हैंडफुल ऑफ चेंज, और लगभग एक मुट्ठी भर सिक्के पाए। परहैप्स 15 सेंट्स इन ऑल विच, लगभग वह पूरे 15 सेंट्स थे। आई डिपोजिटेड इन द बास्केट दैट द यंग गर्ल हेल्ड इम्प्रोंगली बिफोर मी, आई डिपोजिटेड यानी मैंने जमा कर दिया, इन द बास्केट टोकरी में, दैट द यंग गर्ल हेल्ड यानी जो उस छोटी लड़की ने, इम्प्रोंगली बिफोर मी उत्साहपूर्वक मेरे तरफ उठाया हुआ था। आई ट्राइड टू एक्सप्लेन दैट, मैंने यह समझाने का प्रयास किया कि आई कुड नॉट बाई द बास्केट, मैं इस टोकरी को खरीद नहीं सकता। बट एक्सटेंडेड द ग्रेटिट्यूटी एज अ सब्स्टिट्यूट, लेखक बोल रहे हैं लेकिन मैंने दिया है। लेखक बोल रहे हैं कि मैं उस टोकरी को खरीद नहीं सकता, लेकिन एक्सटेंडेड यानी दिया है, द
ग्रेटिट्यूटी यानी कृतज्ञता का धन, एज अ सब्स्टिट्यूट यानी एक विकल्प के तौर पर, यानी मैंने विकल्प के तौर पर कुछ दान में धन दिया है। आई रियलाइज्ड एट वंस व्हाट ऑफेंस आई हैड गिवन। लेखक कहते हैं कि मुझे महसूस हुआ, एट वंस यानी एक ही बार में, व्हाट ऑफेंस आई हैड गिवन जो अपराध मैंने किया था। दिस चाइल्ड ऑफ 9 ड्रेस्ड इन रेज एंड वन ऑन द एज ऑफ स्टेवेशन राइज्ड हर chin, reached into the basket and with all the pride and graciousness of a lady handed the money back to me. This child of 9, 9 साल की यह बच्ची, dressed in rags and on the age of starvation यानी फटे हुए कपड़े पहने थी, एंड ऑन द एज ऑफ स्टेवेशन यानी भूखमरी के कगार पर थी। राइज्ड हर चीन अपने ठुड्डी को उठाया, रीज्ड इनटू द बास्केट बास्केट तक यानी टोकरी तक पहुंची, विथ ऑल द प्राइड यानी पूरे गर्व, एंड ग्रेसनेस ऑफ अ लेडी और एक लेडी यानी एक औरत के वैभवता के साथ, हैंडेड द मनी बैक टू मी यानी मुझे वह पैसे वापस कर दिए। देयर वॉज ओनली वन थिंग आई कुड डू, मतलब लेखक बोल रहे हैं देयर वॉज ओनली वन थिंग, मैं सिर्फ एक चीज़ कर सकता था। आई बॉट द बास्केट, मैंने टोकरी को खरीद लिया। सी वाइप्ड हर आइज, उसने अपने आंसुओं को पोछे। स्माइल्ड, मुस्कुराई, एंड डैश डाउन द प्लेटफॉर्म और प्लेटफॉर्म की तरफ नीचे चली गई। हेडेड फॉर सम ग्रास बट दैट वुड हैव एटलीस्ट 30 सेंट्स दैट नाइट, मतलब बोलिए हेडेड फॉर सम ग्रास हर्ट यानी अपने सर को उठाए हुए वह घास के झोपड़ी की ओर चली गई। दैट वुड हैव एटलीस्ट 30 सेंट्स दैट नाइट, मतलब उसके पास लगभग उस रात्रि 30 सेंट्स थे। आगे लेखक बोल रहे हैं, आई टोल्ड दिस स्टोरी ऑफ प्राइम मिनिस्टर, मैंने प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू को यह कहानी सुनाया। आई टोल्ड हिम, मैंने उनसे कहा, इट वॉज वन रीज़न आई हैड फॉलन इन लव विथ इंडिया, यह एक कारण है कि मुझे भारत से प्रेम हुआ। लेखक कह रहे हैं कि यह एक कारण है जो मुझे भारत से प्रेम हुआ। द पीपल आई सा इन इंडिया यानी उन लोग, द पीपल आई सा इन इंडिया लोग जो मैंने भारत में देखे, दोज इन द विलेज एज वेल एज दोज इन हाई ऑफिस, मतलब वह लोग जो गांव में थे अच्छे थे जैसे कि दोज इन हाई ऑफिस जो उच्च दफ्तर में थे। हैव बोथ प्राइड एंड लिवली सेंस ऑफ डिसेंसी एंड सिटीजनशिप, मतलब दोनों को गर्व था, एंड लिवली सेंस ऑफ डिसेंसी और जीवन जीने की मर्यादा थी, एंड सिटीजनशिप और नागरिकता थी। दे आल्सो हैव अ पैसन फॉर इंडिपेंडेंस, और उनके पास आज़ादी की इच्छा भी थी, जुनून भी था। दिस ब्यूटीफुल चाइल्ड born in squalor and poverty, uneducated in both grammar and manners, had given me glimpse of the warm soul of India. आगे बोले दिस चाइल्ड यानी यह दिस ब्यूटीफुल चाइल्ड यानी यह सुंदर लड़की, बोर्न इन स्कॉलर एंड पॉवर्टी, मतलब जो भूखमरी और गरीबी में पैदा हुई, अनएजुकेटेड यानी शिक्षित नहीं थी, इन बोथ ग्रामर एंड मैनर्स यानी दोनों में, व्याकरण और सभ्यता में, हैड गिवन मी ए ग्लिम्स, ग्लिम्स मीन्स होता है झलक, जो मुझे एक झलक दे गई, ऑफ द वार्म सोल ऑफ इंडिया यानी भारत के आत्मा की, यानी लेखक यहाँ पे बोल रहे हैं कि यह जो एक छोटी लड़की थी उसी के दर्शन से ही मुझे पूरे भारत का झलक मिल गया, कि अगर एक छोटी लड़की भारत की इस प्रकार से स्वाभिमानी हो सकती है तो भारत में सभी इसी प्रकार से होंगे। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। जय हिंद।